Hello everyone, my name is Janvi and currently I am a NEET aspirant, and today I will be discussing some mistakes that we often end up doing. Most of them are silly, but we actually don't want to do it. I have clicked the pictures of the pages of my exams which I gave at the end, basically the mock test, and I have presented you all the pictures here, and I will be discussing how minor silly mistakes can lead you to very less marks. So first of all, this video is useful to all those who have completed the syllabus and then are watching it, because those who have not completed it is useless. So let's begin without further waste of time. The question is question number 7, one of the most easy question I would say. इसमें पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा एज शोन इन द फिगर. हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक -2q का चार्ज है, और जिसे हम रिजॉल्व करते आए हैं दो चीज़ों में, एक -q और -q में यहाँ पे +q का चार्ज है और +q का चार्ज है. डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम बनाएंगे -q टू +q, या यहाँ पे -q टू +q. और हमें पता है जब 90 डिग्री पे अलाइन होता है तो जो p डायपोल मोमेंट नेट आएगा वो 2p cos 90/2 आएगा, 2p cos 45 डिग्री, 2p/√2 आएगा आंसर p√2. करेक्ट है. और अब क्या नोटिस करना था कि डायपोल मोमेंट बस निकाल दो. अब कितना होगा अगर इस सिस्टम के चार्जेस की वजह से देखोगे तो कितना हो जाएगा, ढंग से देखेंगे पर q डायपोल मोमेंट हो जाएगा q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल्स √2a. यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिएगा तो q√2a इंटू √2 इज इक्वल टू 2qa. करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड. अब हुआ क्या, ये देखिए मेरा आंसर निकल कर आया वही जो आई एक्सपेक्टेड. 2p cos 45 मैंने लिखा है इधर, राइट, जो यहाँ पे भी मैंने लिखा है. फिर मैंने क्या करा, 2p cos 45 को 1/√2 लिखा और √2 को यहाँ पे √2 से काटा. करेक्ट है. फिर मैंने √2p लिखा. अब इसको लिखते लिखते क्या हुआ, नहीं ये तो मेरा बाद का काम है. मैंने क्या किया था, इसको काटा था जब, तो मैंने p/√2 लिख दिया गलती से, क्योंकि 2p/√2 होता है तो √2 तो बेसिकली p√2 होना चाहिए ना. गलती से p/√2 हो गया, और जैसे ही मैंने q इंटू √2a पुट किया तो √2 से √2 कटा और qa आंसर आ गया. सिर्फ ये क्वेश्चन गलत हुआ मेरा पूरे टेस्ट में, और फिज़िक्स में मेरे कहाँ 180 से 175 हो गए, पता ही नहीं चला. एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स दैट वी शुड नोट. नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इसमें बहुत टाइम लग गया. और माइनर मिस्टेक्स क्या होती हैं, जैसे कि क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन माना जाता है. अगर आप साइमल्टेनियसली बहुत सारे क्वेश्चंस जब सॉल्व कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि आदत ही लग जाती है, लोएस्ट लोकेंड पे जाएंगे तो 1 2 3 4 आंसर बनेगा, ऐसे ही हम नंबरिंग करेंगे. पर थोड़ा सा दिमाग हमें खुला रखना था. इसमें ये भी चेक करना था कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी भी देखनी होती है. तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये क्या आएगा, ये वाला नंबरिंग एकदम गलत हो जाएगा. तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 सेकेंड. अगर आप ऐसे करते हैं तो आप चेक करिएगा 2 3 6 पे आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे लोएस्ट लोकेंड मिल रहा है. करेक्ट. बट हम ऐसा नहीं करेंगे, 2 3 और भी ट्राई करेंगे ना ऑप्शंस. 1 से हमने यहाँ स्टार्ट किया था, अब आप यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6. तो मुझे यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है. तो हम पहला ही नंबर चेक करके कह देंगे कि यही वाला करेक्ट है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 6 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1E. क्योंकि डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, आपको ऑप्शंस में देखना था कि इन पे 1 कहाँ पर है, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाती है. तो ये चेक भी कर सकते थे. MCQs का ये फ़ायदा होता है. आगे बढ़ते हैं. यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पी के वैल्यू दे देता है और हमसे पूछता है कि कौन सी वाली होगी. अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, फिर उनको पी के ए के अकॉर्डिंग मैच करो. पी के अकॉर्डिंग ही तुमने जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो फिर उसी को हम लिस्ट 2 में जो वैल्यूज़ है उसके साथ मैच करो.
अब मुझे कन्फ्यूजन कब हुई, मैंने सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड ऑप्शंस को एलिमिनेट किया था, वो आप खुद भी कर सकते हो। बचते हैं सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन। सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में क्या था, सबसे पहले तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर लिखेंगे। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सी होगा, फिर डी होगा, फिर ए होगा और फिर बी होगा, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका रीज़न हम पढ़ते हैं रेजोनेंस के अंदर, क्योंकि जो ये कार्बोक्सिलेट एनायन बना होता है और जो HCOO माइनस एनायन बना होता है, डिस्पाइट दिस बीइंग हैविंग ओनली 2 कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इज मोर स्टेबल ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ द चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ओनली, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज स्टेबल। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन होगा वो बेंजीन रिंग के कार्बन्स पर भी होगा, तो ये इतना स्टेबल नहीं होता। जब हम रेजोनेंस बनाते हैं पेपर में इतना टाइम नहीं होता सोचने का, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का CDAB होता। मुझे कन्फ्यूजन हो गई कि HCOH का ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है या इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि ये तो पक्का ज़्यादा है इससे, तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस इसमें होना पड़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल इज़ फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, इसमें पूछा है कि सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल सब में मिलता है। ऑफ कोर्स इसमें क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, NCERT लिखती है कि डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल होता है जो कि सर्कुलर होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी NCERT लिखती है कि डबल स्टैंडर्ड सिंगल मॉलिक्यूल होता है DNA का। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड जो था वो क्या था, न्यूक्लियोइड हमारा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इंट्रोड्यूस हुआ था। जब हम पढ़ते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट्स जैसे कि ई कोलाई, उसमें NCERT देती है कि उनके पास न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्ज लूप्स हेल्ड बाय द प्रोटीन्स। और उसमें होता क्या है, DNA बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड इज़ हेल्ड विद सम प्रोटीन्स दैट हैव पॉजिटिव चार्जेस। तो इसलिए न्यूक्लियोइड के अंदर तो DNA होगा ही ना। अब बचा कौन सा, न्यूक्लियस। मुझे अचानक से लगा कि यार न्यूक्लियस में भी तो DNA होगा ही, फिर न्यूक्लियोइड का NCERT का पॉइंट हमें मिस नहीं करना, उसमें DNA होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल नहीं मिलता। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये था द अबव गिवन सैम्पल रिप्रेजेंट अ लीनियर DNA ऑफ 15 किलो बेसिस विच हैज़ 2 रिस्ट्रिक्शन साइट। अब क्या करना था, इसको कट करना था। तो हमसे पूछा था कि जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो जेल पे हमें कितने बैंड्स दिखेंगे। और जब भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। हमें पता है कि जो स्मॉलर DNA फ्रेगमेंट होगा या फिर जो हल्का DNA फ्रेगमेंट होगा वो एनोड के पास जाएगा, ठीक है। DNA वैसे ही नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। अब इसमें जब हम इसे काटेंगे तो जो इनका फ्रेगमेंट्स बनेगा उनका साइज़ एकदम इक्वल होगा, 5 किलो बेसिस, 5 किलो बेस और 5 किलो बेस। अब क्योंकि साइज़ इक्वल है तो ये एक ही लेन में प्रेजेंट होंगे, 5 किलो बेस, 5 किलो बेस, 5 किलो बेस। तो नंबर ऑफ बैंड्स जो दिखेंगे वो सिर्फ एक ही दिखेगा, क्योंकि इसे एक बैंड कहते हैं, इसे दूसरा बैंड, इसे तीसरा बैंड। तो बैंड तो एक ही दिखेगा ना, फ्रेगमेंट्स 3 हो जाएंगे बट बैंड क्योंकि इनका साइज़ सेम है इसलिए एक ही दिखेगा। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन था, इफ़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 0। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, पढ़ते आए हैं। अब कह रहा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बट इसमें रीज़न है या नहीं है ये थोड़ा सोचने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा। अगर डिस्टेंस कुछ पाथ लेंथ ही नहीं है, उस ऑब्जेक्ट ने कुछ ट्रैवल ही नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आ जाएगा। दूसरा रीज़न दे रहा है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है कि डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, डिस्टेंस ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। अब इसका रीज़न कैसे दे रहा है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई डिड दिस वन नॉट द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि दोनों मुझे जनरल स्टेटमेंट लगी और एक्सप्लेनेशन नहीं लगी, बट ये रीज़न भी है।
क्योंकि अगर इसने फर्स्ट स्टेटमेंट को मरोड़ दिया होता, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो ज़ीरो, ये गलत हो जाती। और अगर ये गलत हो जाती तो फिर ये वाला रीज़न इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। तो इस हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होता। इसमें तो कुछ गलत नहीं था। ये वाला कंसेप्चुअल एरर था, आई विल नॉट डिस्कस। मैं सिर्फ सिली मिस्टेक्स बताऊंगी, ये भी कंसेप्चुअल एरर था। हाँ, ये भी कंसेप्चुअली था। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इज मोर स्टेबल। इसमें आपको सबसे पहले लिखेगा 9 अल्फा एच। और आप जब कार्बोकेटाइन देखते हो तो 9 अल्फा एच वाला जो कार्बोकेटाइन होता है वो इससे स्टेबल होता है। जो आपके पास रेजोनेंस वाला उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो होता है, बट क्या बोलते हैं, जब रेडिकल्स की स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है यही होता है। इससे भी ज़्यादा स्टेबल ये होता है, यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। कौन कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। ओके, ये था थोड़ा सिली मिस्टेक आए, मतलब कि इसमें तो क्या ही हो गया अचानक से कि हमें पता है ए की पावर ई माइनस ई ए बाई आर टी होता है, ठीक है। इसको हम एल एन के लिखेंगे और एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी लिखेंगे। मुझसे पूछा था कि स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन द लॉग के एंड 1/t क्या होगा। तो मैंने सोचा कि 1/t तो ये रहा, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगा, ई ए बाई आर इज इक्वल टू -11 और ई ए हो जाएगा 11r। ख़त्म। मैंने लॉग देखा ही नहीं और एल एन से ही आंसर कर दिया, क्योंकि आई वॉज लाइक थिंकिंग कि जल्दी जल्दी ख़त्म करो। फिर दिमाग बाद में घर आए तो पता लगा कि गलती हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, आपको अवॉइड करनी है। ये देखो, ये भी सिली मिस्टेक ही था। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे, मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, 10 और 20 में फ़र्क हो गया तो आंसर ही गलत हो गया। बहुत ही माइनर मिस्टेक्स होती हैं। अब जिस बच्चे का सही हो रहा है और जिस बच्चे का सही नहीं हो रहा, उसमें उसके दिमाग में क्या ही फ़र्क होगा फिर। इन अ फूड चेन एनर्जी अवेलेबल फॉर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। वो कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच गेट्स स्टोर्ड एंड फिक्स इन द टर्जरी कंज्यूमर विल मैक्सिमली बी। देखो, ये है आपके पास प्रोड्यूसर, ये है हर्बीवोर यानी कि प्राइमरी, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, टर्जरी कंज्यूमर हो गया। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। हमें टर्जरी कंज्यूमर तक जाना है यानी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल तक जाना है। और यहाँ पे जो एनर्जी अवेलेबल है ये अवेलेबल है, मतलब प्लांट्स ने इसको जो दी होगी वो 2 किलो जूल मिली होगी इसको, और इसको 10% ही फिक्स कर पाया होगा। ये 2 किलो जूल की ये 10% फिक्स कर पाया होगा। मैंने इनिशियली इसकी 2 किलो जूल लेके कर दिया तो पूरा आंसर गलत आया, क्योंकि अगर मैं 2 किलो जूल को मैं 2000 जूल से शुरू करते हैं तो इसकी मुझे 10/100 × 2000 लिखना था, ठीक है। ये अवेलेबल थी उसको, अब वो फिक्स करेगा तो 10% ही कर पाएगा। फिर हो जाएगी 200 जूल। अब जब सेकेंडरी कंज्यूमर पे जाओगे तो 10 of 200 ये पहुँचेगा 20 जूल, और उसका जाओगे तो 20 का हो जाएगा 2 जूल्स। तो फाइनल आंसर आएगा 2 जूल। ये भी अच्छा क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा। इन अ मोनोमेरिक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द हेवी एंड द लाइट चेन इज। देखो, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि इसे कैसे याद रखना है, वो है इसका डायग्राम हर टाइम आप बना के देखिएगा। क्या बोला मैंने, डायग्राम एक बार हर बार बना के देखिएगा। बड़ा ही आसान डायग्राम होता है, ऐसे ही घबराते रहते हैं हम। ये होता है, क्या होता है इसमें, एस और एस, एस और एस, यहाँ पे भी एस और एस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे एक एस और एक एस होता है, फिर यहाँ पे होता है एस और एस, एस और एस। कुछ गलत हो जाता है तो बाद में हम चेक कर लेते हैं। अरे ठीक है, और कितने हो गए एक बार चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो हो गए, ठीक है। और 12 हो गए इंट्रा, 12 इंट्रा होते हैं और 4 होते हैं इंटर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द हेवी एंड द लाइट चेन। इसमें शायद यहाँ पर एक और आता है और यहाँ पर एक और आता है ना, क्योंकि मुझे
इसमें इंट्रा तो मुझे कम इसमें मुझे इंटर तो एक दो और एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर जाएगा, तो 4 इंटर हो जाते हैं। हमसे पूछा है कि इन अ मोनोमेरिक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ डाइसल्फाइड प्रेजेंट बिटवीन द हैवी एंड द लाइट चेन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का नंबर पूछा जो कि हैवी और लाइट चेन के न्यूमेरिकल इक्वल होता है। मुझे इतना याद था कि 12 इंट्रा होते हैं, 4 इंट्रा होते हैं। अब मुझे लगा कि अगर इंट्रा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया ना, 12 इंट्रा होते हैं और 4 इंटर होते हैं। इंट्रा मतलब विद इन द सेम और इंटर मतलब बिटवीन टू, मतलब विद इन द सेम, या तो विद इन द हैवी चेन या विद इन द लाइट चेन। इंटर मतलब बिटवीन हैवी चेन एंड लाइट चेन। तो इसके साथ आप देखोगे तो इंटर के साथ ये वाला और ये वाला होगा, ये वाला और ये वाला होगा, बट ये दोनों जो है ना, ये दोनों सिर्फ हैवी चेन्स के बीच में है और ये वाले दोनों हैं वो हैवी और लाइट दोनों के बीच में है। तो इसमें दिक्कत क्या हो गई कि आई थॉट 4 होना चाहिए आंसर, इंटर ही चेक करना है बस, बट अब मैंने देखा टाइप ऑफ बैरियर एसोसिएटेड 4 होते हैं, नंबर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड 2 होते हैं, चेम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट 4 होते हैं और टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ 5 होती हैं, GAMDE। तो कन्फ्यूज़न हो गई कि 4 तो 2 ऑप्शंस में गिवन है और आंसर फिर क्या होगा। फिर मैंने उस टाइम नहीं मिला इतना चेक करने का, तो फिर इसको लीव करना पड़ा मुझे लगा कि क्वेश्चन रॉन्ग है, बट फिर पता चला कि इसमें ना लिखा जो है वो पढ़ा ही नहीं, नंबर ऑफ प्रेजेंट बिटवीन द हैवी एंड द लाइट चेन, हैवी और लाइट चेन के बीच में देखना है। तो ये भी सिली मिस्टेक ही होती है क्योंकि तुम्हें आता है बट स्टिल यू डोंट हैव द टाइम। बीटा रेज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटीरियल आर। देखो बीटा रेज पता चलता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो जैसे ही क्वेश्चन आया वैसे ही मैंने सेकंड टिक किया और ओमा में भी भरा, बट अगला पार्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं। चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव मटीरियल, बीटा रेज का जो एमिशन है वो तो हुआ तो रेडियो एक्टिव से है ना, तो बेटर ऑप्शन 3rd होगा। ये वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन था। कभी कभार हम सोचते हैं कि 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, इसका 0 करना है तो 2/2 1 2/2 1 1 + 1 2 आंसर आ जाना चाहिए। सॉरी 2 और 2 का क्या होगा पैरेलल में, सॉरी ऐसे तो ना करेंगे, रुक जाओ, इसको क्या करते हैं कि हाँ ये गया और ये 2 और 2 सीरीज़ में हो जाएंगे तो 2 होगा और 2 और 2 सीरीज़ में हो जाएंगे 2 और 2 और 2 आंसर क्या हो जाएगा 4। परफेक्ट। बट पूछा क्या था, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में क्या कैपेसिटेंस होगा, और ये तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ता है इन क्वेश्चंस में, जो पूछा होता है वो जवाब देना होता है। तो उसके हिसाब से पहले आप इसको सीरीज़ में लगाओगे, फिर इसका आंसर इसको पैरेलल के साथ होगा, है ना, और फिर पैरेलल के साथ ये सीरीज़ में जाएगा और फिर आपका आंसर पक्के से सॉल्व होकर 3 आएगा। ये आप बहुत ईजिली कर सकते हो। I would like to say this question took me 5 minutes or 6 minutes or 7 also, कि ये क्वेश्चन मेरा आंसर हमेशा 4000 आ रहा था और ऑप्शन में कहीं था ही नहीं, तो मैंने 400 टिक किया, बट मुझे नहीं करना चाहिए था जब मेरा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी कभार क्या हुआ था कि इस क्वेश्चन में दे रखा है अ वायर ऑफ लेंथ एंड रेजिस्टेंस, एक लेंथ L की वायर थी और 100 ओम का रेजिस्टेंस का, उसको मैंने स्ट्रेच कर दिया 4L पे, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा A/4। जब भी स्ट्रेचिंग करते हैं तो लेंथ बढ़ती है और एरिया A/4 हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और दे रखा था, जब मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया तो इसकी लेंथ L L L L और एरिया क्या हो जाएगा A/16 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 A/16, करेक्ट है। उसके बाद पहले 2 पार्ट्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया, तो मैंने भी वही करा कि इसके जो पहले 2 पार्ट्स हैं इसको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया, तो रो L/A/16 था, 16 ऊपर चला गया तो इधर आ गया ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस 32 रो L/A, और इधर जो आया 1 पैरेलल में किया तो 8 रो L/A। फिर इन दोनों को अगेन सीरीज़ में लगाया तो 40 रूट L/A आ जाता और 40 × 100 कर दे तो 4000 आ जाता। बट हम इसको ऐसे नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, हमें साइड बाय साइड वैल्यूज़ लेके चलना था, क्योंकि अगर हम वैल्यूज़ नहीं लेंगे तो हमारा आंसर काफ़ी हद तक गलत हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस 100 ओम है, फिर उसको मैंने स्ट्रेच किया है 4L पे, ठीक है, और एरिया उसका क्या होगा A/4, ठीक है, एरिया क्या होगा उसका A/4।
तो पहले रेजिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, रो एल बाई ए, अब कितनी हो जाएगी, रो 4L A/4, तो 1600 ओम हो गई। अब इसको मैंने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करा ना, तब मुझे बस सोच लेना चाहिए था कि 400 400 400 और 400 ओम होगा जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 1600/4 कितना होता है, 400 होता है। अब इसको कर दो तुम सीरीज़ में 800, इसको कर दो पैरेलल में 200, और फिर इनको सीरीज़ में तो 1000, आंसर आ गया 1000 ओम। वो मुझे नहीं सोचना चाहिए था, थोड़ा सा और टाइम लगे, मतलब टाइम तो लिया ही था बट इतना स्ट्राइक नहीं करता है। ये वाला आई डू नॉट अटेम्प्ट एनी पी ब्लॉक क्वेश्चन, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी कट, तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं आता था। ये कोई सिली मिस्टेक वाला है नहीं, कॉन्सेप्चुअली थे वाले। तो ये वाला थोड़ा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 3-bromo 3-methyl हेक्सेन एट रूम टेम्परेचर। ऑफ कोर्स SN1 रिएक्शन है, 1 2 3 4 5 6 और क्या है 3-bromo, 1 2 3-bromo और 3-methyl हेक्सेन, ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इसका क्या होगा, SN2 एकदम गलत है, आपको पता ही है, और पोलर एब्रोटिक गलत, 2 ऑप्शन एलिमिनेट बचे ये दोनों। इसमें लिखा पार्शली रेसमाइज्ड प्रोडक्ट। हमें पता है कि SN1 में रेसमाइजेशन होती है, बट ये दिक्कत होती है कि पार्शल होती है कि फुल्ली होती है, क्योंकि जब नोट्स में देखो तो आपको दे रखा है 50% रिटेंशन एंड 50% रिटेंशन एंड 50% क्या रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, तो उसे उसे रेसमाइजेशन कहते हैं। और कहीं में लिखा होता है 49% एंड 51% का रेशियो, तो पार्शली रेसमाइज प्रोडक्ट फिर तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन था रिएक्शन इज फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होने की वजह से इस क्वेश्चन को लीव करना पड़ा, बट NCERT में जाओ तो पार्शली दे रखा है। अगर जिसने NCERT करेक्टली पढ़ी होती तो ये सेकेंड ऑप्शन 1 सेकेंड भी नहीं लगता पता करने में। ये देखिए बहुत ही फालतू की मिस्टेक है। हमें पता है कि ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट एक्सोप्लाज्म में हाई कंसनट्रेशन ऑफ K+ होता है एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ Na+ होता है कंपेयर टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, क्योंकि एक चीज़ आपको पता होती है कि ESF इज़ एन ओशन ऑफ Na+ आयंस, तो अंदर K+ कम होंगे, K+ ज़्यादा होंगे, Na+ कम होंगे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या लिखता है ये, आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ K+ एंड Na+, ये भी ठीक है। 3 Na आउटसाइड जाते हैं और 2 K+ इनसाइड आते हैं। एंड लार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, व्हाट आई थॉट एट दैट मोमेंट वॉज कि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अंदर नेगेटिव पोटेंशियल रहता है, बाहर पॉजिटिव पोटेंशियल रहता है। बट उसने उसको एसोशिएट पता है किसके साथ किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ, क्योंकि ये लाइन एकदम कॉन्टीन्यूअस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ K+ Na+ एंड लार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो ये स्टेटमेंट तब गलत हो जाती है अगर उसने लिखा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ K+ Na+ एंड द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन द एक्सोप्लाज्म, प्रेजेंस वर्ड, तो करेक्ट होता। बट जब हम साइमल्टेनियसली एक साथ रीड करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता देखने के लिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही माइनर चीज़ था और गलत हो जाता है। पर आजकल नीट में यही तो चेक हो रहा है, सिलेबस रिड्यूस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन हैज़ इंक्रीज्ड। पहले उल्टा था, सिलेबस ज़्यादा था, कॉम्प्लेक्सिटी कम थी, अब उल्टा हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे विद इन द लेस सिलेबस ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लर्नड अ लॉट, थैंक यू सो मच।